हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट 2024-25। आप सबको पता है कि 23 जुलाई को गवर्नमेंट बजट पास किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि उनके करियर का 7th बजट था। तो मोरारजी देसाई जी को क्रॉस करते हुए वो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी हैं और ये फर्स्ट हमारी फीमेल मिनिस्टर हैं जो फुल फ्लैश फीमेल मिनिस्टर। इससे पहले इंदिरा गांधी जी के पास ये पोर्टफोलियो रह चुका है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, बट फुल फ्लैश फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। अब अगर गवर्नमेंट बजट की बेसिक्स की बात की जाए, हम सबको पता है कि आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एनुअल स्टेटमेंट पेश करनी होती है हर साल फाइनेंस मिनिस्टर को, ओके, जिसे हम गवर्नमेंट बजट का नाम देते हैं। अब इसकी कुछ हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहला बजट जो पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस टाइम के जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर से सनमुखम सेठी जी के द्वारा। तो उस टाइम जो बजट पेश किया गया था, ये बजट पेश किया गया था इंग्लिश में। पहले हमारा बजट इंग्लिश में पेश किया जाता था, लेकिन 1955-56 से बजट हिंदी में पेश होना शुरू हो गया, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पब्लिश होना शुरू हो गया था हमारा बजट 1955-56 से। अभी बजट पेश किया जाता था 5 PM पे, यानी शाम को 5 बजे, ताकि ब्रिटिश टाइम पीरियड से मैच किया जा सके। यानी कि हर फरवरी के महीने के एंड में शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था ताकि ब्रिटिश टाइम पीरियड से मैच कर सके। पर इसे चेंज कर दिया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा 1999-2000 में, और तब से उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया सुबह 11 बजे, और तब से हमारा बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है। उस टाइम जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा जी। तो यशवंत सिन्हा जी के टाइम पीरियड से बजट जो है हमारा सुबह 11 बजे पेश होना शुरू हुआ, और तब से अब तक हमारा बजट जो है सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बजट जो पेश किया जा रहा था वो हर साल फरवरी के लास्ट डे वाले दिन पब्लिश किया जाता था, लेकिन ये चीज़ चेंज कर दी एनडीए गवर्नमेंट ने 2017 में, यानी कि एंड ऑफ फैब से बजट का टाइम चेंज हो गया है 1 फैब, ठीक है। तो 2017 से जो बजट पेश किया जा रहा है वो पेश किया जा रहा है 1 फरवरी को। और 2017 में ही एक और बात हुई थी कि हमारा जो जनरल बजट है उसी में हमारा रेलवे बजट मिक्स कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। यानी उससे पहले 2017 से पहले रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था और जनरल बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया। अब हम सिर्फ एक ही बजट पेश करते हैं जो कि है हमारा जनरल बजट। लेकिन उससे पहले 1924 से हम रेलवे बजट अलग से पेश कर रहे थे, जो कि हमने 2017 में बंद कर दिया। और उसके बाद 2021-22 से हमने पेपरलेस बजट पेश करना शुरू किया है, ठीक है। तो सबसे पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 2021-22 में पेश किया गया था। और अब हमारा बजट हर साल 1 फैब से सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। अब क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर था, इंटरिम बजट पेश किया गया, तो फुल फ्लैज बजट जो है हमारा 23 जुलाई को पेश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद। अब इस बजट में हम देख लेते हैं कि मेन की हाईलाइट क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें हमारे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, इस बजट में 4 मेजर कास्ट की बात की गई है। पहली कास्ट है गरीबी, दूसरी कास्ट है महिलाएं, तीसरी कास्ट है युवा, और चौथी कास्ट है अन्नदाता यानी कि फार्मर। इन्हीं चारों की कास्टों की बात करी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनकी स्पीच में। अब उसी स्पीच से ये उठाया गया है, 4 कास्टों के बारे में बात की है, गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं यानी कि वुमेन, युवा यानी कि यूथ, और अन्नदाता यानी कि फार्मर। और बजट की थीम क्या थी? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास। इसमें हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, स्किल्स देने की बात करी, एमएसएमई की बात करी और मिडिल क्लास की बात करी। अब इसके बाद अगर हम आएँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। देखिए, जब भी कोई बजट पेश किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये बजट हमारा फैब में पेश किया जाता, फैब 2024 में पेश किया जाता, तो उस बजट में 4 टाइप के एस्टिमेट होते हैं। एक होते हैं एक्चुअल एस्टिमेट, एक होते हैं बजट एस्टिमेट, एक होते हैं रिवाइज एस्टिमेट, और एक और होते हैं बजट एस्टिमेट। देखिए, 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा है तो उसके बजट एस्टिमेट होंगे, यानी कि इस साल कितना हमें टैक्स आने वाला है, कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, वो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि 2024-25 में हमें कितना टैक्स आएगा, कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे 2023 और 24 में जो हमने बजट एस्टिमेट लगाया था, जब 2023-24 का बजट पेश किया गया होगा तो उस टाइम भी कुछ बजट एस्टिमेट होगा, वो बजट एस्टिमेट भी दिए जाते हैं बजट में। यानी 24-25 के बजट में 2023-24 के बजट एस्टिमेट भी दिए होंगे। अब उसके बाद, क्योंकि बजट यूजली कब पेश किया जाता है? फरवरी में पेश किया जाता है। अब फरवरी में जो पुराने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यानी अगर 23-24 की बात करें जो कि अप्रैल में ख़त्म होता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ होता फरवरी में, तो हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट नहीं होते, लेकिन हमारे रिवाइज एस्टिमेट तब तक आ चुके होते हैं। यानी 23-24 के रिवाइज एस्टिमेट हमारे पास होते हैं
कि अब तक हमने जितना खर्चा कर लिया है या जितना हमें टैक्स आ गया है उस हिसाब से अप्रैल तक हम कितना टैक्स कलेक्ट कर लेंगे और कितना एक्सपेंडिचर कर लेंगे। तो एक रिवाइज एस्टिमेट आ जाते हैं। जब 2023-24 का बजट पेश किया गया होगा तो बजट एस्टिमेट थे हमारे पास, लेकिन अब जब हम 2024-25 का बजट पेश कर रहे हैं, अब हमारे पास 23-24 के रिवाइज एस्टिमेट भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फरवरी आ चुका है हमारे पास, अब सिर्फ मार्च बचा है और उसके बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा, यानी 2024-25 शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास फरवरी तक 2023-24 के रिवाइज एस्टिमेट भी आ चुके होते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ होगी, एक तो हम 24-25 के बजट में 24-25 का बजट एस्टिमेट दे रहे हैं, फिर हम 23-24 में जो हमने बजट एस्टिमेट लगाया था वो बता रहे हैं, फिर उसके बाद फरवरी में हमारे पास, क्योंकि 2023-24 आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली कंप्लीट होने वाला होता है, तो हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट भी आ चुके होते हैं कि कितना अब हमें लगता है, जितना अब तक हमने खर्चा कर लिया है, जितना अब तक हमने टैक्स कलेक्शन कर लिया है, तो पूरे साल में कितना टैक्स कलेक्शन होगा या कितना एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट भी होते हैं। एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं हमारे पास 2022-23 के। 23-24 के अभी एक्चुअल एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि अभी मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। 23-24 साल का अभी मार्च पड़ा है, इसीलिए हमारे पास इसके एक्चुअल एस्टिमेट नहीं है, लेकिन 22-23 कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए हमारे पास इसके एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं। तो जब भी कोई बजट पेश किया जाता है उसमें 4 टाइप के एस्टिमेट होते हैं। जिस साल बजट पेश किया जा रहा है उसके बजट एस्टिमेट, उससे पहले वाले साल के बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्यों? क्योंकि एक्चुअल एस्टिमेट अभी हमारे पास आए नहीं है, क्योंकि फरवरी का मंथ है, फरवरी के मंथ की फर्स्ट डे को हम बजट पेश कर रहे हैं। अभी मार्च भी रहता है 23-24 का, इसलिए हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट नहीं होते, लेकिन हम रिवाइज एस्टिमेट जरूर निकालते हैं। इसी तरह हमारे पास 2022-23 उससे पहले वाला साल जो पूरा कंप्लीट हो चुका है उसके एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं कि कितना हमने यहाँ पे खर्चा किया था और कितना हमारे पास टैक्स कलेक्शन हुआ था। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी है रेवेन्यू रिसीट की और कैपिटल रिसीट की। जो हमारे बजट में हमारे पास रेवेन्यू रिसीट कितनी आएगी और कैपिटल रिसीट कितनी आएगी। देखिए, रेवेन्यू रिसीट किसे कहा जाता है? रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है, यानी रिसीट से आपको पता लग रहा होगा कि हमारे पास पैसा आ रहा है, ये रेवेन्यू से पैसा आ रहा है और ये कैपिटल से पैसा आ रहा है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई हमारा एसेट में रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी ये पैसा ना तो हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जहाँ से भी ये पैसा आ रहा हो, ना हमारे लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ना हम किसी एसेट को बेच के ये पैसा कमा रहे हैं। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा होगा? ये पैसा आता है टैक्स से या नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा? आप जिस भी टाइप की फ़ीस पे करते हैं गवर्नमेंट को, मान लीजिए आप किसी म्यूजियम में जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ीस पे कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वहाँ पे फ़ीस पे कर रहे हैं, तो वो सब रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, क्योंकि इस रिसीट से ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, देयता क्रिएट हो रही है, ना ही आप कोई अपना एसेट बेच के ये पैसा कमा रहे हैं। तो ना गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है ये पैसा, ना गवर्नमेंट को एसेट में कोई रिडक्शन करना पड़ रहा है, यानी कोई कंपनी बेचनी पड़ रही है अपनी, तो वैसे भी ये पैसा नहीं आ रहा है। तो ये पैसा या तो टैक्स के थ्रू आएगा, क्योंकि टैक्स से ना गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स वाला पैसा किसी को वापस नहीं रिटर्न करना है, और या तो फिर ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाते हैं? कोई भी रिसीट हो गई, फीस हो गई, जैसे आप मान लीजिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में कोई फीस पे करते हैं, किसी म्यूजियम में जाते हैं वहाँ पे फीस पे करते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके फीस पे करते हैं, तो ये सब रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। ओके, अभी रेवेन्यू रिसीट 2024-25 के एस्टिमेट के हिसाब से कितनी है? 31.3 लाख करोड़, 31.3 लाख करोड़ की हमें रेवेन्यू रिसीट आने वाली है 2024-25 में। ये हमारा बजट एस्टिमेट है। और उससे पहले अगर एक्चुअल एस्टिमेट देखा जाए 2022-23 में, तो 23.8 लाख करोड़ हमारे पास रेवेन्यू रिसीट आई थी, और 2023-24 के रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से हमारे पास 27 लाख करोड़ की रेवेन्यू रिसीट आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू रिसीट इंक्रीज हो रही है अप्रोक्सीमेटली 4.3 लाख करोड़ से। वहीं पे अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो हमारे लिए या तो लाइबिलिटी क्रिएट करती है या फिर हमारे एसेट में रिडक्शन करती है। कैसे? मान लीजिए हमने कहीं से बोरोविंग की, चाहे वो पब्लिक बोरोविंग है, चाहे किसी फॉरेन कंट्री से हमने पैसा उधार लिया है, तो वो बोरोविंग है, वो गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट ने पैसा वो कल को रिटर्न करना है, तो वो कैपिटल रिसीट का पार्ट है। या गवर्नमेंट ने कोई एसेट रिडक्शन कर दिया। एसेट रिडक्शन कैसे किया? गवर्नमेंट ने अपनी कोई फर्म बेच दी, जो गवर्नमेंट फर्म थी वो प्राइवेट फर्म को बेच दी, तो उससे गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा वो एसेट रिडक्शन की वजह से है, तो वो कैपिटल रिसीट का पार्ट है। इसी तरह गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्रीज़ को लोन दे रखा था, अब लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट का वो एसेट था, लेकिन फॉरेन कंट्री ने वो पैसा रिटर्न कर दिया है इंडिया को, अब वो लोन उतर गया है, तो हमारा एसेट में रिडक्शन हो गई है, तो वो कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
अब जो ये 2024-25 के बजट एस्टिमेट बता रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें कैपिटल रिसीट में रिडक्शन देखने को मिल रहा है 2024-25 में। अब कैपिटल रिसीट में रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारी कैपिटल रिसीट जब भी हम देखते हैं बजट, तो कैपिटल रिसीट हमारी कम होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल रिसीट क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है या गवर्नमेंट के एसेट कम करती हैं। तो कैपिटल रिसीट हमारी जितनी ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, और रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा हो वो उतना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल रिसीट कम हो रही है, यानी गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी कम हो रही है, गवर्नमेंट के एसेट में रिडक्शन इस साल कम होने वाला है, गवर्नमेंट कम एसेट रिडक्शन करने वाली है, कम अपने एसेट बेचने वाली है, ठीक है। तो अगर रिवाइज एस्टिमेट देखे जाएँ 2023-24 के, तो 17.9 लाख करोड़ का हमारे कैपिटल रिसीट 2023-24 के हिसाब से आ रही है, लेकिन 24-25 के बजट एस्टिमेट के हिसाब से 16.9 लाख करोड़ जो है कैपिटल रिसीट हमें रिसीव होने वाली है। अब वहीं पे अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर से आपको पता लग रहा होगा कि पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसपे गवर्नमेंट ना तो कोई एसेट बना रही है, ना लाइबिलिटी में रिडक्शन कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन उस पैसे खर्च करने से गवर्नमेंट कोई एसेट नहीं बना रही है, कोई रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही है, और ना ही गवर्नमेंट लाइबिलिटी में रिडक्शन कर रही है। इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने किसी से उधार लिया हुआ था पैसा, गवर्नमेंट वो भी नहीं चुका रही है। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ना तो उस सैलरी से गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट कर रही है, ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप दे रही है, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम से कम होना चाहिए गवर्नमेंट का, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बना दी, रोड बना दिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, या गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को लोन दे दिया जिससे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आने वाला है। तो या तो गवर्नमेंट एसेट बना रही है या अपनी लाइबिलिटी कम कर रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने लोन दे दिया है किसी दूसरी कंट्री को जिससे इंटरेस्ट आएगा, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपना एसेट बना लिया। एसेट वही होता है जिससे हमें रिटर्न आ रहा हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। जबकि हमने रिसीट में क्या पढ़ा, रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा होनी चाहिए, कैपिटल रिसीट कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, देखिए हमने ये जाना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को उतना फ़ायदा होगा, ओके। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने, मान लीजिए यहाँ पे बताया आपको 15 लाख करोड़ का इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, जो कि अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यानी कि हमारी कंट्री में ज़्यादा एसेट्स बन रहे हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है, गवर्नमेंट उधार चुका रही है अपना, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। अब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट कुछ पैसा, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही थी गवर्नमेंट, कुछ पैसा गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को दे देती है ग्रांट्स के तौर पर, ठीक है। अब स्टेट को ग्रांट के तौर पर पैसा दिया है जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, लेकिन अगर स्टेट उस पैसे से कोई भी एसेट बनाती है, मान लीजिए स्टेट ने उस पैसे से रोड्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, या फिर स्कूल्स बना दिए, कॉलेज बना दिए, तो एक तरीके से तो गवर्नमेंट ने कैपिटल बना दिया ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देखना है, हमें इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो हमने स्टेट को दे दिया था। तो वो पैसा जो गवर्नमेंट ने स्टेट को दे दिया था, सेंटर ने स्टेट को दे दिया था, लेकिन किस लिए दिया था, रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, या हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, तो वो पैसा भी गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ लेती है, तो वो बन जाता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर एसेट क्रिएशन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो स्टेट्स को ग्रांट्स दी गई है एसेट क्रिएशन के लिए, उनको मिला के हमारे पास आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, जो कि गलत बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम इंक्रीज हो उतना अच्छा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2024-25 के बजट एस्टिमेट के हिसाब से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहने वाला है 37.1 लाख करोड़। वहीं पे 2023-24 के रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से कितना है ये, 35.4 लाख करोड़। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, वो हमारा रहने वाला है इस साल 15 लाख करोड़, जो कि पिछले साल में यानी कि 2023-24 के रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 12.7 लाख करोड़ था।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी ताकि हमारी यूथ की स्किल जो है वो डेवलप हो सके। और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 20 लाख यूथ को क्या करना है, स्किल्ड करना है 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बात करी है वुमेन्स के लिए वुमेन्स हॉस्टल खोलने की। ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल खोले जाएंगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर। क्रिचेस खोले जाएंगे। क्रिचेस क्या होते हैं? क्रिच होते हैं जहाँ पे वुमेन्स जो है अपने छोटे बच्चों को, जो जॉब करती हैं वुमेन्स, वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जा सकती हैं, वहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, तो उसे हम क्रेचेस कहते हैं। ओके, तो वुमेन्स के लिए एक तो हॉस्टल खोले जाएंगे और क्रिच खोले जाएंगे, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसके साथ साथ अगर आपने किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में यानी इंडिया में किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आपको 10 लाख तक का हायर एजुकेशन का लोन दिया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूर्वोदय, विकास भी और विरासत भी। ये पीएम मोदी ने स्पीच में बोली थी एक लाइन, विकास भी विरासत भी। तो पूर्वोदय की जो बात करी है उन्होंने, यानी कि हमारे पूर्व में यानी ईस्ट में जो स्टेट हैं जैसे कि हमारे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनको विकसित करना है। इनको विकसित करने की बात की गई है बजट के अंदर। इसके साथ साथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी कि अमृतसर से कोलकाता तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड एट गया। नोड क्या होता है? नोड एक तरीके से गांठ होती है, मतलब एक क्लस्टर होता है। एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है कहाँ पे? गया में, यानी गया में बेसिकली इंडस्ट्री डेवलप करनी है। और ये गया कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इस योजना की भी बात की गई है इसमें, जिसके अंडर क्या करना है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च करेगी, जिसमें 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को बेनिफिट होने वाला है और जो 63,000 गाँव में रह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात हो रही है तो उसके साथ ही बात करनी चाहिए PM जनमान की। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PN जनमान, JANMAN, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके, ये स्कीम भी गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल पीपल के लिए स्टार्ट की गई थी। कब से स्टार्ट की गई है? ये 2023-24 से स्टार्ट की गई है। और कब तक के लिए? 2025-26 तक के लिए, यानी कि 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम इंप्लीमेंट की है। 11 क्षेत्रों में यानी कि 11 एरियाज़ में गवर्नमेंट ने ट्राइबल लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी हो गया, या सोलर लाइटनिंग हो गया स्ट्रीट्स में, पक्का हाउस प्रोवाइड करना हो गया, या पाइप के थ्रू वाटर प्रोवाइड करना हो गया। इस तरीके से 11 बेनिफिट गवर्नमेंट ने इनको देने हैं थ्रू 9 मिनिस्ट्री। 9 अलग अलग मिनिस्ट्री के थ्रू 11 टाइप के बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे ट्राइबल लोगों को। कब से? 2023-24 से 2025-26 तक इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें गवर्नमेंट का टोटल खर्चा आने वाला है 24,000 करोड़। उस 24,000 करोड़ में सेंटर द्वारा दिया जाएगा 15,000 करोड़ और स्टेट द्वारा पे किया जाएगा 8,000 करोड़, यानी 8 पॉइंट कुछ यहाँ पे है और 15.5 के आसपास यहाँ पे है। तो 24,000 करोड़ टोटल खर्च करना है गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर। स्कीम का नाम क्या है? PN जनमान। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी क्योंकि जनजातीय से रिलेटेड है, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब से इंप्लीमेंट की गई है? 2023-24 के बजट से इंप्लीमेंट की गई है। कब तक? 2025-26, यानी कि 3 साल के लिए स्कीम इंप्लीमेंट की गई है। और इस स्कीम का काम क्या है? ट्राइबल पॉपुलेशन को, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन को 11 टाइप के बेनिफिट प्रोवाइड करना, जिसमें पक्का हाउस हो गया, रूरल रोड कनेक्टिविटी हो गया, टैप वाटर हो गया, या फिर स्ट्रीट लाइटनिंग हो गया। इस तरह की 11 बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज। ओके, अब इसके अलावा 100 से ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की बात की गई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में खोली जाएगी। यानी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे। और इस पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारे ऐसे रूरल एरियाज़ में है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, अनबैंक पॉपुलेशन यानी जिनके पास बैंकिंग सर्विस नहीं है, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें ये माइक्रो ATMs भी लगा रहे हैं ताकि लोग पैसे आराम से निकाल सकें। इसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसे हम तेलंगाना एक्ट भी कहते हैं, जो 2014 में आया था, जिसके अंदर तेलंगाना बना था। अब इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश को हमने रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मेन डेवलप एरिया तेलंगाना में चले गए थे। तो आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और कितने रुपए की? 15,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। इसके अलावा
पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया जा सके। अब ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या काम है? इसका काम है इरिगेशन प्रोवाइड करना। ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये गोदावरी रिवर पे चल रहा है और ये प्रोजेक्ट 2004 में स्टार्ट हुआ था और इसके 2025 में कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है। और ये गोदावरी नदी में चल कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहा है? एल्लूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का ध्यान है इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में ताकि इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके और हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सके। इसके अलावा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवे, रोड इन कपर्थी नोड ऑन विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओरवाकल नोड। ये ओरवाकल नोड की अगर हम बात करें जो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे है, ये हमारे कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे भी आपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, यानी कि एक तरीके से इंडस्ट्री डेवलप करनी है इस एरिया में आपने, विशाखापट्टनम चेन्नई वाले कॉरिडोर में और हैदराबाद बेंगलुरु वाले कॉरिडोर में। तो इसकी तरफ ध्यान देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और आंध्र प्रदेश को कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा? 15,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी इन 2024-25। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 20 लाख से 10 लाख कर दी गई है अंडर तरुण कैटेगरी। देखिए, जो मुद्रा लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मुद्रा का गठन जो किया गया था 2016 में किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है और इसके अंदर 3 टाइप की कैटेगरी बनाई गई है। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरी है तरुण, जिसकी बात यहाँ पे की गई है। अंडर शिशु कैटेगरी 50,000 तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, और किशोर कैटेगरी के अंदर 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मुद्रा लोन के अंदर 3 टाइप की कैटेगरी है। पहली बात तो मुद्रा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, अब मुद्रा के अंडर 3 टाइप की कैटेगरी बनाई गई है, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंदर 50,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, किशोर के अंदर 50,000 to 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है एंड तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख to 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी लिमिट अब बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे साथ ही साथ एमएसएमई की बात भी की गई है। तो एमएसएमई का याद रख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एमएसएमई इंडस्ट्री कहते किसे हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कहा जाता है एमएसएमई इंडस्ट्री। अब कोई भी इंडस्ट्री माइक्रो कब कहलाएगी? जब उसमें 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री है, या फिर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। या तो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या टर्नओवर की बात की जाए। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो 1 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री है। इसी तरह अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री है। वहीं पे स्मॉल इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप तो वो स्मॉल इंडस्ट्री है। वहीं पे 50 करोड़ तक का टर्नओवर है उसका तो वो स्मॉल इंडस्ट्री है। मीडियम की अगर बात की जाए तो 50 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम इंडस्ट्री कहलाएगी। वहीं पे अगर टर्नओवर की फॉर्म में देखें तो 250 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो वो मीडियम इंडस्ट्री कहलाएगी। इससे पहले ये 250 करोड़ की जगह 100 करोड़ था, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने जून 2020 में चेंज कर दिया है। तो जून 2020 में मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होगी? जिसकी या तो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की हो या उसका टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो, वो मीडियम इंडस्ट्री है। 250 करोड़ से अगर टर्नओवर बढ़ जाता है तो वो लार्ज इंडस्ट्री का पार्ट बन जाती है। ओके, तो ये तीनों की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। माइक्रो इंडस्ट्री उसे कहेंगे जिसकी 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। स्मॉल इंडस्ट्री उसे कहेंगे जिसकी 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है या 50 करोड़ तक का टर्नओवर है। वहीं पे मीडियम इंडस्ट्री उसे कहेंगे जिसकी 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है या 250 करोड़ तक का टर्नओवर है। इसके बाद अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बात करी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या करना है? कम से कम 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है। इसमें क्या है कि कम से कम 300 यूनिट हर महीने बिजली क्रिएट की जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? कम से कम 1 करोड़ लोगों को रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में हेल्प करनी है। पहले गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट की थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 100% सब्सिडी हम देंगे इस स्कीम की, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने 60% कॉस्ट कर दिया। यानी कि जितना भी आपका कॉस्ट आएगा रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में, उसका 60% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट कवर करेगी, बाकी कॉस्ट आपको खुद कवर करना है। और अब तक इसमें 1.28 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और 14 लाख एप्लीकेशन अब तक आ चुकी हैं इस स्कीम के अंडर। और इस स्कीम लॉन्च कब करी गई थी? 15 फरवरी 2024 को। अब इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपया अलॉट किया है, जो कि हमने खर्च करना है 2026 और 27 तक। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़
हाउस होल्ड को इन्होंने बेनिफिट देना है बाई 2026-27 बाई यूजिंग 75,000 करोड़ रुपीज़। और स्कीम लॉन्च कब हुई है? 15 फरवरी 2024 को। याद रखिएगा, जो स्कीम बजट में आ जाती है उसके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो स्कीम का नाम क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने रुपए अलॉट किए गए हैं? 3.4% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का हमारे 3.4% किसको अलॉट किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बन जाता है 11,11,111 करोड़ रुपए। ओके, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके अंडर 25,000 रूरल हैबिटेशन को फायदा होने वाला है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च की गई थी? 2000 में लॉन्च की गई थी, जो कि इसका फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज गवर्नमेंट ने 2030 में लॉन्च किया और थर्ड फेज 2019 में लॉन्च किया, और अब 2024-25 में गवर्नमेंट ने इसका फोर्थ फेज लॉन्च कर दिया है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा रूरल अर्बन लैंड रिलेशन एक्शन लिए हैं गवर्नमेंट ने। क्या करना है? लैंड का एक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट इशू करेगी, यानी हर लैंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, हर लैंड को डिजिटाइज किया जाएगा। डिजिटाइज में क्या है? उसकी एंट्री लैंड की जो है, उसके ऑनर की एंट्री, ऑनर की डिटेल, सब कुछ डिजिटली अवेलेबल होगी, और उसको एक पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिसे हम भू आधार कहेंगे। जैसे हमारा आधार नंबर है, वैसे ही ज़मीनों के अलग अलग नंबर होंगे जिन्हें हम भू आधार कहेंगे। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर ज़मीन का एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो डिजिटली अवेलेबल होगा, जिसके एंट्री करने से आपको पूरी उस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस ज़मीन की, उसके ऑनर की। इसके साथ साथ जो लैंड रिकॉर्ड है अर्बन एरिया में, वो सब डिजिटाइज किए जाएंगे, उनकी GIS मैपिंग की जाएगी। उसके बाद अगर टूरिज्म की बात करें, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाने की बात करिए। ये दोनों टेम्पल कॉरिडोर कहाँ बनाए जाएंगे? गया में बनाए जाएंगे। ये दोनों टेम्पल कहाँ हैं? गया में है, इसलिए वहीं पे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी के मॉडल के हिसाब से विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा राजगीर, जो कि एक सिटी है बिहार में, उसकी डेवलपमेंट की भी बात की गई है। ये बहुत एंशिएंट सिटी है जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदूज़ के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैनिस के लिए। कहाँ पे है? ये बिहार में है। ओके, जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, वो भी बजट वाले पार्ट से बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद नालंदा को डेवलप करने की बात की गई है, नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने की बात की गई है, उड़ीसा की ब्यूटी, टेम्पल्स, मोन्यूमेंट, इन सब को बढ़ाने की बात की गई है। अब बात आती है NPS वत्सल्य की। देखिए, अगर वत्सल्य स्कीम की सिर्फ हम बात करें तो वत्सल्य स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए हुआ क्या था, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की 3 स्कीम चल रही थी, जिसे 2010 में मर्ज कर दिया गया था और बना दिया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का नाम चेंज करके 2017 में रख दिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, और इसी स्कीम को दोबारा चेंज करके 2021-22 में इस स्कीम का नाम रख दिया गया वत्सल्य स्कीम, जिसका काम है चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, अब वत्सल्य स्कीम के साथ हमने NPS ऐड कर दिया गया है। जैसे NPS गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, सेम ही चिल्ड्रंस के लिए वत्सल्य NPS स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें क्या है, जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो पैसे जमा कराएंगे इस स्कीम के अंडर, और जब वो बच्चा जो है मेजर हो जाएगा तब वो पैसे आपको विद इंटरेस्ट मिल जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम है NPS वत्सल्य स्कीम, और ये चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बात आ जाती है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या आता है हमारा? ट्रेड इन गुड्स प्लस सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 के आसपास कम हुआ था। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा फिर दोबारा बढ़ गया था 2021 के आसपास, 2021 के आसपास। फिर उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 में फिर माइनस में आया है। अब फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी माइनस में ही चल रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम है। इंडिया की ग्रोथ रेट बताई है, रियल GDP कैसे ग्रो करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लाख करोड़ में दी हुई है इन्होंने हमारी रियल GDP, और यहाँ परसेंट में दी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 5% से ऊपर है, 10% थोड़ी नीचे है। 8% के आसपास हमारी GDP जो है 2024 में अनुमान है कि ग्रो करेगी, यानी कि 8.2%। वहीं पे अगर फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए, फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? हमारे उधार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोरोइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोरोइंग का ही दूसरा नाम होता है फिस्कल डेफिसिट। अब बोरोइंग यानी कि हमारा उधार आप देख सकते हैं लगातार घट रहा है, जो कि 3 से 4% के आसपास ठीक होता है। 3 और 4% ऑफ, और GDP के 3 से 4% के आसपास ठीक होता है, जो कि अभी अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना है? 5.6% ऑफ GDP। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसे घटाने की कोशिश कर रही है। 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा सब्सिडी के तौर पे देना पड़ा था, बहुत ज़्यादा
पैसा खर्च करना पड़ा था हमारे हेल्थ सेक्टर पे। तो उससे क्या हुआ था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ गई थी और बोरोइंग की वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया था। अब इसके बाद आता है एक्सपेंशनरी पीएमआई इंडेक्स। पीएमआई इंडेक्स का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, और ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू होती है 0 से 100 के बीच में, ठीक है। जब ये इंडेक्स निकाला जाता है, ये निकाला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ओके। यानी कि अगर ये इंडेक्स की वैल्यू 50 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर इसकी वैल्यू 50 से नीचे आ रही है यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो श्रिंक कर रही है, घट रही है। वहीं पे इसकी वैल्यू अगर 50 के इक्वल आई है तो इसका मतलब है हमारी इंडस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आया, ना वो ग्रो करी ना वो श्रिंक करी। S&P ग्लोबल कंपनी के द्वारा ये हर साल निकाला जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बेसिकली टारगेट करके बनाया जाता है इंडेक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है, 0 से 100 के बीच में होती है मोस्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज के केस में ये आ रहा है 60 के आसपास, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आ रहा है 55 के आसपास, ठीक है। तो 55 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, ठीक है। मैंने आपको बताया 50 से ऊपर अगर इसकी वैल्यू है तो इसका मतलब है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक के एनपीए की बात करें, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या मतलब है, आपको पता है कि बैंक जो लोन देते हैं वो लोन बैंक के लिए एसेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एसेट से बैंक को क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। वहीं पे अगर कोई वो लोन रिटर्न नहीं कर रहा है, मान लीजिए लगातार 3 मंथ तक किसी पर्सन की जो ईएमआई है वो बाउंस हो गई, स्किप हो गई, तो 3 महीने से अगर कोई पर्सन ईएमआई नहीं पे कर रहा है तो वो जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है बैंक का, यानी उस एसेट से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है उस बैंक को। तो आप देख सकते हैं बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12% से घट के कहाँ तक पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4% के आसपास पहुंच गया है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट रहा है, ये अच्छी बात है। टेमिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लेशन किसके आसपास रखा गया है, 5.4% के आसपास। और हमें पता है कि इन्फ्लेशन जो है आरबीआई को कितना अलाउड है, 4 ± 2%, यानी 4% आइडियल सिचुएशन है, लेकिन 2% जो है आरबीआई को अलाउड होता है, ऊपर नीचे रह सकता है, यानी कम से कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 6% इन्फ्लेशन जा सकता है। तो यहाँ पे 5.4 जो है 2023 का दिखाया हुआ है, वो एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कस्टम ड्यूटी में चेंज किया गया है। 3 टाइप की कैंसर मेडिसिन की कस्टम ड्यूटी बिल्कुल हटा दी गई है ताकि अफोर्डेबल मेडिसिन मिल सके। इसी तरह मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, बीसीडी जो है यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो रिड्यूस कर दी गई है 15% से, जो कि मोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा साइन है। और इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक कर दिया गया है, जबकि प्लैटिनम पर घटाकर 6.4%। तो ये कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पर भी घटाई गई है। इसके अलावा 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो है उन पे भी फुली कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मान लीजिए आपने कोई शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, और अगर 1 साल से कम में आपको कोई फायदा हुआ है, 1 साल से कम टाइम पीरियड में, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म गेन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गेन अगर हो रहा है आपको किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे, तो उस पर 20% टैक्स लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं पे अगर कोई लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो उस पर टैक्स का रेट क्या है, 12.5% कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद आपको अगर गेन हो रहा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट है, और लॉन्ग टर्म एसेट पे जो फाइनेंशियल गेन है उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या है, 12.5%। और एग्जाम्पशन लिमिट को कैपिटल गेन पे बढ़ा दिया गया है, 1 लाख से 1.25 लाख पर ईयर कर दी गई है। यानी कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म एसेट है और उस पर इनकम आपकी 1.25 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर दी जाती है, तब आपको टैक्स लगेगा 12.5%। अगर 1.25 लाख से कम इंटरेस्ट आपको मिला है या कम प्रॉफिट आपको मिला है लॉन्ग टर्म कैपिटल से, यानी 1 साल से ज़्यादा आपने कैपिटल रखी लेकिन उससे प्रॉफिट आपको 1.25 लाख से कम हुआ है, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, यानी उसमें आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वहीं पे अगर वो 1.25 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो 12.5% टैक्स रेट है। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अबॉलिश किया गया है, 2024-25 के बजट में अबॉलिश किया, याद रखिएगा। एंजल टैक्स होता क्या है, देखिए एंजल इन्वेस्टर किसे कहा जाता है, जब भी कोई नई फर्म है जिसे हम स्टार्टअप का नाम देते हैं, कोई अगर स्टार्टअप खोल रहा है तो उसमें इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है, और जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। तो एंजल इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगाया जाता था, जिसे गवर्नमेंट ने अब अबॉलिश कर दिया है। तो याद रखिएगा एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है। वहीं पे अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज पे लगाया जाता है वो टैक्स 40% से घटा के 35% कर दिया गया है। हमारे लिए जो पैसा आता है, जो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसका सबसे मेन पार्ट है जीएसटी, इनकम टैक्स और
कॉर्पोरेट टैक्स, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इससे ऊपर आता है सिर्फ बोरोइंग, यानी उधार जो हमारी गवर्नमेंट लेती है। जो लेकिन टैक्स से पैसा आता है वो जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो जीएसटी होता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में अगर कोई चेंज गवर्नमेंट कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉरेन कंपनी में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 40% से घटा के 35% कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप टैक्स स्लैब दे सकते हैं। अगर 0 से 3 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा। वहीं पे 3 to 7 लाख अगर आपकी इनकम है 5% टैक्स स्लैब में आप आ जाएंगे। 7 to 10 लाख अगर आपकी इनकम है 10% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। वहीं 10 to 12 लाख इनकम है तो 15% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। 12 to 15 लाख के बीच इनकम है 20% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स स्लैब में आप आ जाएंगे। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया गया है 50,000 से 75,000, यानी कि आपकी अगर इनकम 7,50,000 या 7,75,000 है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट 75,000 की छूट देगी। यानी कि कोई भी आपका मेडिकल एक्सपेंस था, कोई ट्रैवल एक्सपेंस था, ठीक है, तो उसको आप डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम में से विदाउट एनी स्लिप। आपको कोई भी स्लिप्स वगैरह उसकी रखने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल डिडक्शन है, 75,000 तक आप डिडक्शन कर सकते हैं अपनी इनकम का। तो अगर आपकी इनकम 7,75,000 थी तो 75,000 का डिडक्शन आप उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद आप किस में आ जाएंगे, 5% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। वहीं पे अगर आपकी इनकम पेंशन से आ रही है, पेंशन आपकी लगी हुई है, तो पेंशनरों के लिए एक छूट कितनी है, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। वहाँ पे सैलरी पर्सन के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की छूट कर दी गई है। वहीं पे अगर हम पैसे की बात करें, गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। देखिए सबसे ज़्यादा पैसा 27% मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग से। 27% पैसा आया है बोरोइंग से। वहीं पे दूसरे नंबर पे पैसा सबसे ज़्यादा है इनकम टैक्स से। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल का। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्टली पैसा गवर्नमेंट को आ रहा था, अगर लास्ट 2 ईयर का आप डाटा देखें तो जीएसटी से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा था। अब जीएसटी खिसक कर तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। बोरोइंग के बाद सबसे पहला नंबर आता था जीएसटी का, यानी दूसरे नंबर पे जीएसटी था, फिर आता था इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ये यूजली बराबर रहते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ है, बोरोइंग पहले नंबर पे 27%, दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पर जीएसटी और चौथे पे आ गया है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम टॉप के 4 तो आपको पता होने चाहिए। तो 4th नंबर पर है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद आ जाता है नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट में मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए आप कोई फीस पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की फीस पे कर रहे हैं, आप किसी म्यूजियम में जा रहे हैं, वहाँ पे पर्ची कटवा रहे हैं, वहाँ की फीस पे कर रहे हैं, आप किसी पार्क में जा रहे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे अगर कोई फीस लग रही है, या फिर आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जो फीस पे कर रहे हैं, ये सब नॉन टैक्स रिसीट का पार्ट होता है। तो ये 5th नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो 5% है। उसके बाद आ जाती है कस्टम ड्यूटी और नॉन डेट कैपिटल रिसीट। कस्टम ड्यूटी 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1%। अब उसके बाद गवर्नमेंट का पैसा खर्च कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है स्टेट्स का टैक्स और ड्यूटी देने में। यानी स्टेट को जो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा शेयर करती है, या जो भी गवर्नमेंट के पास ड्यूटीज़ की फॉर्म में पैसा आता है वो शेयर करती है। तो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट दे रही है स्टेट्स को। ये भी याद रखने वाली बात है इस साल, क्योंकि ज़्यादातर पैसा वरना गवर्नमेंट का कहाँ जाता था, इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में जाता था। यानी गवर्नमेंट ने जो उधार लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे करने में सबसे ज़्यादा पैसा जाता था, जो कि अब कम हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट किसे दे रही है, स्टेट को दे रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ गया है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। तीसरे नंबर पर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई हुई है उस पर गवर्नमेंट को तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। फिर पैसा खर्च हो रहा है फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर पे, यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर पे, दोनों पे इक्वल है, 9% है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस पे और सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम पे पैसा खर्च हो रहा है जो कि 8% है। और फिर आती है सब्सिडी और सबसे लास्ट में आ रहा है पेंशन, जिस पे गवर्नमेंट 4% पैसा खर्च कर रही है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए ये 2023-24 का बजट है, ये 2022-23 का बजट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा बोरोइंग से आ रहा था, दूसरे नंबर पे किस पे आ रहा था, जीएसटी से आ रहा था। मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पे जीएसटी रहता था, जबकि अब क्या हो गया, दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स हो गया, तीसरे नंबर पे जीएसटी हो गया और चौथे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो आपने याद रखना है। और उसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स यूजली मैंने आपको कहा बराबर रहता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रुपीज़ कम फ्रॉम 35, ये ब्लू कलर में 35 क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, ये सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे 16 कौन सा कलर है, ये पिंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि दूसरे नंबर पर ही रहता था। फिर आता है 15 एंड 15 कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, जो दोनों यूजली इक्वल हैं, ओके। तो चाहे 2022-23 में देख लीजिए, 23-24 में देख लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स इक्वल चल रहे थे, जीएसटी सेकंड नंबर पे था और बोरोइंग लायबिलिटी फर्स्ट नंबर पे था। अब चेंज हो गया,
अब बोरोइंग और लायबिलिटी फर्स्ट पे है, इनकम टैक्स सेकंड पे है, थर्ड पे जीएसटी और फोर्थ पे कॉर्पोरेट टैक्स है। और पैसा खर्च कहाँ होता था, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा खर्च हो रहा था सबसे ज़्यादा। यहाँ पे भी आप देखिए येलो कलर में 20 आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे। लेकिन इस साल क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट कहाँ खर्च करने वाली है, स्टेट्स को जो शेयर प्रोवाइड कर रही है, वो टैक्सेस से जो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है उसमें जो स्टेट का शेयर है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी। दूसरे नंबर पे है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये इस बार के चेंजेस है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये गवर्नमेंट का खर्चा दिया हुआ है करोड़ रुपीज़ में। सबसे ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है डिफेंस पे, दूसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट पे, तीसरा खर्च कर रही है एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटी पे, फिर होम अफेयर्स पे, उसके बाद एजुकेशन पे, फिर आईटी पे, फिर हेल्थ पर, फिर एनर्जी पे, फिर सोशल वेलफेयर और फिर लास्ट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। तो याद रखिएगा सबसे पहले के कम से कम 4 आपको पता होने चाहिए, डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर एग्रीकल्चर और फिर होम अफेयर्स। एजुकेशन का नंबर किस पे है, 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, मनरेगा स्कीम में पहले के बजट में 60,000 करोड़ था अलोकेटेड, अब 86,000 करोड़ हो गया। ठीक है, ये करोड्स में है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले 840 था, अब 1200 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग ये इंपॉर्टेंट है, पहले 3000 था जो अब बढ़ के डबल से ज़्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, 6,903 करोड़ रुपए का अलोकेशन हुआ है। किसको, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है। और कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो आपके पास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने वाली है इस बार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ से बढ़ाकर 6,903 करोड़ कर दिया है एलोकेशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। वहीं पे सोलर पावर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डबल से ज़्यादा हो गया, 4,970 करोड़ था पहले, अब 10,000 करोड़ हो गया है एलोकेशन। तो ये थे बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।